हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो क्या हाल चाल। आई होप कि आप लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। तो चलिए आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं पूरी एनर्जी के साथ। बायोलॉजी का जो अनसॉल्व सेट हम लोग 6 देखेंगे, क्योंकि सेट नंबर 5 तक पूरा हम लोग खत्म कर चुके हैं 2025 का, और अब बचा है 2025 का 6 और 7 सेट। और केमिस्ट्री में सिर्फ 7वां सेट बचा है। फिजिक्स में आपका चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां 4 सेट बचा हुआ है। ठीक है, तो उसको भी हम लोग जल्द ही फिनिश करेंगे, क्योंकि अब से मैं एकदम लग गया हूं कि डेली वीडियो आपको दूंगा। कुछ ऐसी वीडियो दूंगा जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी होंगे, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कभी मत भूलना तुम लोग, ठीक ना। उसको छोड़ना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो कि उसमें ये नहीं कहा गया रहेगा कि ये एकदम उस पर टिक लगा लेना कि यही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, यही क्वेश्चन आएगा इस बार। ठीक, जो मैं अभी इस बार अभी नहीं बताऊंगा, जिसे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अगर आप लोग देखिए सेट नंबर 6 में देखिए कोड यहाँ पर 348 KM है। ठीक ना, आपके यहाँ कौन सा कोड है मैं नहीं जानता, लेकिन यहाँ पर एक KM कोड है। ठीक है, अब देखिए अगर आप लोगों को PDF लेना है तो PDF के लिए आप लोग 7460012763 पर आप लोग कांटेक्ट करिए, और कांटेक्ट करके आप लोग PDF ले सकते हैं। 2022 से लेकर 2025 तक फिजिक्स बायोलॉजी मिल जाएगा, और 2020 से लेकर के 2025 तक फिजिक्स केमिस्ट्री मिल जाएगा। इंग्लिश का आपको फ्री में मिलेगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग प्रश्नोत्तर संख्या 1 पर आते हैं। तो यहाँ पर देखिए मक्का में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है। मक्का में गुणसूत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है? तो इसमें आपको 20 गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है। ठीक है, और मनुष्य की बात की जाए तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या आपकी 46 होती है। ठीक, कितनी होती है? 46 गुणसूत्र होती है। ठीक ना। क्लाइफेल्टर सिंड्रोम में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो क्लाइफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है ऐसा कि उसमें आप लोगों को बीमारी होती है। तो इसमें देखिए क्लाइफेल्टर सिंड्रोम में ये आपका XXY जो होता है, एक एक्स ये बढ़ जाता है मनुष्य में। ठीक है, तो ये क्लाइफेल्टर सिंड्रोम हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर ग है, कह रहा है कि पादप कोशिका में क्लोनिंग के लिए उपयुक्त संवाहक है। जो पादप कोशिका है उनकी क्लोनिंग के लिए क्या संवाहक है? तो आपका TI प्लाज्मिड कहिए इसको। ठीक ना, TI प्लाज्मिड कहिए, चाहे टाई प्लाज्मिड कहिए। ठीक, तो सेकेंड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर घ है, कह रहा है कि निम्न में से समष्टि का गुण है। निम्न में से समष्टि का गुण है तो इनमें से कोई नहीं। मृत्यु दर, जन्म दर, घनत्व, इनमें से समष्टि का गुण है कोई नहीं है, इनमें से सभी। ठीक ना, तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इनमें से सभी, यानी कि मृत्यु दर, जन्म दर और घनत्व। जैसे 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 आपकी मृत्यु मतलब मृत्यु होती है तो उसमें समष्टि की क्या होती है? दर घटती है। ठीक है, और जन्म दर होता है तो जन्म जो समष्टि होती है उसकी जन्म दर क्या होती है? बढ़ती है। ठीक ना, बढ़ने का मतलब ये है कि जब जब कोई पैदा होता है तो उसमें क्या होता है? बढ़ोतरी होती है, और मृत्यु होती है तो क्या होती है? कमी होती है। इसलिए जब जन्म दर घटेगी कब? जब जन्म होगा। मृत्यु दर कम होगी। मृत्यु दर कब हो जाएगी? जब मृत्यु होगी। ठीक है, तो घनत्व मतलब जब जन्म दर ज्यादा होगा तो घनत्व ज्यादा होगा। ठीक है, और जब मृत्यु दर कम ज्यादा होगी तो घनत्व कम होगा। ठीक ना, इनमें से सभी ये तीनों ही आपके ऑप्शन क्या है? सही है, राइट है। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 2 है। प्रश्नोत्तर संख्या आपके 2 है, कह रहा है कि लीडिंग कोशिकाओं का क्या कार्य है? तो लीडिंग कोशिकाओं का जो कार्य होता है, देखिए यहाँ पर इसका मुख्य कार्य होता है कि वृषण में एंड्रोजन जो पुरुष हार्मोन्स जो होते हैं, वृषण जो होते हैं, जो ठीक ना, वो जो वृषण होता है उसमें जो एंडोज होते हैं, ठीक ना, एंडोज पुरुष हार्मोन्स को, जैसे टेस्टोस्टेरोन हो गया, ठीक ना, उसको क्या करता है? उत्पादन करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये लीडिंग कोशिकाओं का मुख्य कार्य वृषण में एंडोज यानी कि पुरुष हार्मोन जैसे टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन और स्राव करना है। ठीक ना, इसका जो लीडिंग कोशिकाओं का कार्य है, ये वृषण में एंडोजन का क्या करती है? जो पुरुष में जो हार्मोन्स होते हैं टेस्टोस्टेरोन नामक, ठीक ना, जो कि वृषण द्वारा बनता है, तो उसका ये उसको उत्पादन करती है और उसका स्राव करती है। इसका कार्य होता है लीडिंग का। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 का घ देखिए, अरे ख देखिए यहाँ पर देखिए 3 का ख लिख दिए हैं, तो यहाँ पर इसको छोड़िए, पहले हम लोग इसको देखते हैं। 2 का ख देखिए, तो कोकेन कोका किस पौधे से प्राप्त किया जाता है? जो कोकेन होता है, जो कोका होता है, उसको कोका भी कहते हैं, जो कोकेन होता है। ठीक ना, कोकेन, अरे वही जो होता है जी, ये ड्रग्स होता है, ड्रग्स टाइप ही होता है कोकेन। ठीक ना, तो ये कोकेन जो होता है, लेकिन कोकेन और ड्रग्स में बहुत अंतर होता है। तो कोकीन की एरिथ्रोक्सिलम
कोका और एरिथ्रोक्सिलम नोवोग्रानेटिन्स नामक कोका के पौधे की पत्तियों से प्राप्त किया जाता है। ये दोनों पौधे मुख्य रूप से दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं, ठीक ना। जो आपका ये है जो कोकीन की एरिथ्रोक्सिलियम है, ये जो कोका है, ठीक ना, ये कौन सा, ये दोनों पौधे जो होते हैं, ये दोनों पौधे एरिथ्रोक्सिलियम नोग्रेनेटेंस ये पौधा और ये एरिथ्रोक्सिलियम कोका ये दोनों पौधा जो होता है ये पत्तियों से प्राप्त किया जाता है। इन दोनों पौधों के ये दोनों पौधों के पत्तियों से ये कोकीन प्राप्त किया जाता है, ठीक है। वो भी कहाँ प्राप्त होता है, ये दक्षिण अमेरिका में प्राप्त होता है। कहाँ प्राप्त होता है, दक्षिण अमेरिका में। ये आपको याद रखना है, ठीक ना। जो कोकेन कोका होता है कैसे प्राप्त होता है, पौधों के पत्तियों से, ना कि पौधों के फलों से, नहीं, पौधों की पत्तियों से ये प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, पौधों के पत्तियों से प्राप्त होता है। और यह कहाँ पर पाया जाता है, दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है, ठीक है। आगे चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए यहाँ पर है प्रश्न नंबर 2 का ग, कह रहा है कि आनुवंशिकता की इकाई क्या है। आनुवंशिकता की इकाई क्या है, यानी कि जो जेनेटिक्स है, आपकी जेनेटिक्स है उसकी इकाई क्या है। तो उसकी देखिए आनुवंशिकता की मूल भौतिक और कार्यात्मक इकाई जीन है। जीन डीएनए के खंड होते हैं, ठीक ना। देखिए जो जीन होते हैं एकदम छोटी सी इकाई है, जो सबसे छोटी इकाई है वही क्या है, आनुवंशिकता की इकाई होती है, ठीक है। जैसे जीन है, वो जीन कहाँ पाई जाती है, आपका डीएनए में पाई जाती है। डीएनए क्या है, एकदम छोटा सा एक कण होता है जो ब्लड में होता है, नाखून में पाया जाता है, बाल में पाया जाता है, ठीक ना। आपके लार में पाया जाता है, आपके वृषण से निकलने वाले टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स में पाया जाता है। मतलब वो डीएनए में जो जीन होता है, ठीक ना, जो आपके डीएनए में जीन होता है एकदम छोटा एकदम कण होता है, समझ लीजिए एक, वही क्या है, आनुवंशिकता की एक इकाई है, ठीक ना। आनुवंशिकता की इकाई क्या है, तो आप क्या बताएंगे, जीन है, ठीक है। आप तो याद हो गया होगा ना, याद हो गया पक्का। तो यहाँ पर देखिए मैं देखिए रटवाऊंगा नहीं, ज्यादातर आप लोगों को याद कराने की कोशिश करूंगा यहीं पर। तो यहाँ पर 2 का घ देखिए, डीएनए का द्विकुंडली मॉडल किसने दिया था। तो ये तो आपको बहुत ही बढ़िया से पता होगा कि जो डीएनए का द्विकुंडली मॉडल है किसने दिया था। तो ये आपका जो मॉडल दिया था तो ये जेम्स डी वाटसन ने दिया था। अब वाटसन क्रिक का तो नियम आपको पता ही होगा, वाटसन क्रिक वाला ना, वाटसन क्रिक वाला जो द्विकुंडली वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डीएनए का द्विकुंडली मॉडल जेम्स डी वाटसन ने दिया था, ठीक ना, और फ्रांसिस क्रिक ने। तो वाटसन क्रिक सब याद रखते हैं, लेकिन इनका जो फुल फॉर्म है, जो पूरा नाम होता है, तो इनका है पूरा नाम जेम्स डी वाटसन, ठीक ना। क्या नाम है, जेम्स डी वाटसन। और इनका जो क्रिक का नाम है तो इनका है फ्रांसिस क्रिक, ठीक ना। इनका क्या नाम है, फ्रांसिस, ये फ्रांस के थे, क्या के थे, ये फ्रांस के थे। तो इन्होंने कब दिया था, 1953 में ये इस नियम को दिया था। किस नियम को, द्विकुंडली मॉडल डीएनए का नियम जो था 1953 में दिया गया था। और देखिए इनको जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो 1962 में इनको नोबेल पुरस्कार इसी पर मिला था कि ये द्विकुंडली नियम का खोज किए थे, मॉडल का खोज किए थे। तो इनको, इन दोनों लोगों को क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था 1962 में, ठीक है। याद रखिएगा, इसको मत भूलिएगा एकदम बढ़िया से। तो यहाँ पर देखिए 2 का अंगा, देखिए अंगा, मधुमक्खी के किस रूप में अनिषेचित अंडे विकसित होते हैं। मधुमक्खी की किस रूप में अनिषेचित अंडे क्या होते हैं। अनिषेचित अंडे का मतलब जो बिना निषेचन के ही अंडे बन जाए। तो यहाँ पर देखिए रानी मधुमक्खी द्वारा दिया गया एक अनिषेचित अंडा केवल एक सेट मतलब समझ रहे हैं ना, 2 सेट होता है, 2 का एक सेट होता है, यानी कि 2 जोड़ा है, एक जोड़ा है मतलब 2 है इस प्रकार से। तो ये क्या, एक सेट है, ठीक है। गुणसूत्रों वाला होता है। यह अंडा बिना किसी शुक्राणु के मिलन के वृद्धि करता है और नर मधुमक्खी के रूप में विकसित हो जाता है, जो कॉलोनी का एकमात्र नर सदस्य होता है। यानी कि देखिए जो ये रानी मधुमक्खी होती है, ये रानी मधुमक्खी द्वारा दिया जाता है, ठीक ना। रानी मधुमक्खी आपको पता होगा एक मधुमक्खी होती है जो सारी मधुमक्खियों की रानी होती है, ठीक ना। उसमें गुणसूत्रों की कुछ ऐसी होती है, देखिए ये क्या करती है, इसमें एक अनिषेचित अंडा केवल एक सेट गुणसूत्रों वाला होता है, यानी कि इसमें एक अनिषेचित अंडा पैदा होता है जो बिना निषेचन के मतलब अंडा वो देती है, ठीक ना। यानी कि इसमें इसको कोई शुक्राणु की जरूरत पड़ती ही नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी को बच्चे पैदा करना है तो उसको शुक्राणु की जरूरत पड़ती है, वीर्य की जरूरत पड़ती है। तो इसमें क्या है, उसको कुछ किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक ना। तो ये वृद्धि करता है,
ये शुक्राणु के मिलन के वृद्धि करता है और नर मधुमक्खी के रूप में विकसित, ये नर मधुमक्खी के रूप में क्या होता है, विकसित होता है, यानी कि नर मधुमक्खी होता है, ठीक ना। जो अंडा निकलता है उसमें से, अंडा में से जो बच्चा निकलता है वो कैसा होता है, नर होता है, ये मादा नहीं हो सकता है, ठीक है। ठीक, जो कॉलोनी का एकमात्र नर सदस्य होता है वो अपने कॉलोनी का, अपने जो अपने गली का, अपने मोहल्ले का, अपने कॉलोनी का वो क्या होता है, एक मात्र नर सदस्य होता है, ठीक ना। एक ही वो क्या होता है, एक नर सदस्य होता है। सोचो उसकी कितनी, मतलब समझ सकते हो, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 3, देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 3 है, 3 का क है, ठीक ना। प्यूरिन तथा पिरिमिडीन क्षारकों में अंतर बताइए। तो प्यूरिन और पिरिमिडीन में अंतर देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से हम लिखिए यहाँ पर। तो प्यूरिन देखिए, इसका सूत्र C5H4N4 होता है। जो प्यूरिन होता है इसका सूत्र क्या होता है, C5H4N4, ठीक ना। इसका सूत्र याद रखिएगा, प्यूरिन का फार्मूला होता है C5H4N4, ठीक। और इसका सूत्र, जब पिरिमिडीन का सूत्र होता है C4H4N2 होता है। क्या होता है, C4H4N2 होता है इसका सूत्र। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, प्यूरिन नौभुजीय संरचना है जिसका निर्माण दो वलयों के संयुक्त होने से होता है। यानी कि ये क्या होता है, जो प्यूरिन होता है ये नौभुजी, यानी कि नौभुजी संरचना है। नौ, इसमें नौ भुजा होती है, ठीक ना, या फिर कहिए नौभुजी होती है, ठीक ना। भुजी का मतलब भुजा यानी कि हाथ, यानी कि कह सकते हैं आप लोग जैसे बेंजीन बनाते हैं उस प्रकार से, ठीक है। तो 9 ठे भुजा होती है। जो बेंजीन में कितनी भुजा होती है, 6 भुजा होती है, इसमें 9, ठीक ना। उसी प्रकार से जिसका निर्माण दो वलयों के संयुक्त होने से होता है। वलयों का मतलब रिंग, रिंग मतलब बेंजीन टाइप जो रिंग होता है उसी को कहते हैं, ठीक है। तो दो बेंजीन टाइप रिंग होता है, उसी से 9 भुजीय संरचना का निर्माण होता है, ठीक है। इसमें देखिए यह 6 भुजी संरचना है, यह एक वलय द्वारा बना होता है। ये क्या होता है, इसमें 6 भुजा होती है, ठीक ना। जैसे रिंग में जैसे बेंजीन होता है, बेंजीन में 6 थे, अब इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन जुड़ जाता है, ठीक ना, नाइट्रोजन जुड़ जाता है, तो इसमें ये भी 6 भुजी संरचना है, यह एक वलय द्वारा बना होता है, ठीक है। तीसरी पॉइंट देखिए, प्यूरिन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, A, G, ठीक ना। प्यूरिन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, A और G। ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन, पिरिमिडीन, पिरिमिडीन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन से, T और C तथा U, ठीक ना, TCU। ये क्या है, ये पता है, एडेनिन है, ये ग्वानिन है, ये थाइमिन है, ये साइटोसिन, ये यूरिसिल है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वलय संरचना में 1, 3, 7 तथा 9वें स्थान पर 1, 2, 1 यन मतलब नाइट्रोजन परमाणु पाया जाता है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए वलय संरचना में 1 पर, 3 पर, 7 पर तथा 9वें स्थान पर एक एक नाइट्रोजन परमाणु पाया जाता है, ठीक ना। एक एक क्या होता है, 2 नाइट्रोजन परमाणु पाया जाता है। यहाँ पर देखिए वलय में पहले व तीसरे स्थान पर एक एक नाइट्रोजन परमाणु उपस्थित होता है। इसमें क्या होता है, इसमें पहले और तीसरे स्थान पर, जब रिंग बनेगी उसमें पहले और तीसरे स्थान पर नाइट्रोजन पाया जाएगा, ठीक ना। जैसे बेंजीन में हम लोग बनाते हैं तो बेंजीन में कहीं पर रख देते हैं अगर कार्बन, तो पहले या तीसरे पर हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है। यानी कि मान लीजिए हाइड्रोक्साइड रख देते तो पहले दूसरे पर गिनते हैं ना, उसको काउंटिंग करते हैं। उसी प्रकार से काउंटिंग करके जाएंगे जब, तो ये पहले पर, तीसरे पर और 7वें और 9वें पर पड़ेगा स्थान पर, 4 जगह पर। और यहाँ पर देखिए इसमें जो होता है पहले और तीसरे पर पड़ता है, ठीक है। अब देखिए इसमें इमिडाजोल वलय पाया जाता है। इसमें जो होता है इमिडाजोल पाया जाता है, वलय पाया जाता है, एक रिंग होता है, तो जिसको इमिडाजोल बोला जाता है, ठीक ना। इसमें नहीं पाया जाता, जो इमिडाजोल होता है इसमें नहीं पाया जाता है, किसमें, पिरिमिडीन में, ठीक है। उसके बाद छठी पॉइंट है, परमाणुओं का नंबर वामावर्त होता है। इसमें देखिए जो परमाणुओं का नंबर है जो वामावर्त होता है, ठीक ना, वो होता है वामावर्त। और इसमें परमाणुओं का नंबर दक्षिणावर्त होता है। इसमें परमाणुओं का नंबर जो होता है वो कैसा होता है, दक्षिणावर्त होता है। कैसा होता है, दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त समझ सकते हैं, वामावर्त समझ सकते हैं, ठीक है। दक्षिणावर्त का मतलब है जो सीधी दिशा में जो घड़ी आपकी घूमती है उसको बोलेंगे, और वामावर्त का मतलब उसका उल्टा होगा, ठीक है। बात समझ में आई। आगे चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर है आपका प्रश्न उत्तर संख्या 3 का ख, कह रहा है कि बीटी कॉटन पर टिप्पणी लिखिए। बीटी कॉटन ये देखिए हो चुका है, अगर आप लोग नहीं देखें तो मैं अभी आपको दिखा दूंगा। सेट नंबर 5 में ये केएल में प्रश्न नंबर 6 का ख में हो चुका है, ठीक है। आप लोग वहां से जाइए, पीडीएफ के लिए हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं कि नहीं तो अन्यथा इसको भी हम क्या करते हैं यहीं पर लिख करके पढ़ाते हैं, लेकिन ज्यादा समय बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पीडीएफ में फिर वही रिपीट होगा,
तो यहाँ पर लिखे हैं, तो पीडीएफ जो देखेगा, जो लेगा पीडीएफ वो देखेगा कि ये सेट नंबर 5 में जाना है, प्रश्न नंबर 6 देखना है, तो वहाँ पर जाकर यही क्वेश्चन देख लेगा। अभी हम लोग आपको दिखा देते हैं, हम दिखा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर है आपका प्रश्न नंबर 6 का ख, सेट नंबर 5 का। तो यहाँ देखिए बीटी से आप क्या समझते हैं, बीटी कपास का उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, तो देखिए वही बात, एकदम वही क्वेश्चन वही चीज है। ठीक ना, तो यहाँ पर देखिए बीटी का पूरा नाम होता है बैसिलस थुरिंजिनसिस। ठीक ना, यह एक मिट्टी में पाया जाने वाला जीवाणु है। इस जीवाणु से, ये क्या है, एक मिट्टी में, ये मिट्टियों में पाया जाता है, ये क्या है, एक प्रकार का जीवाणु है। ठीक ना, इस जीवाणु से एक प्रोटीन बनता है। इससे क्या बनता है, एगो प्रोटीन बनता है जो कीटों विशेषकर कीट लार्वा के लिए विषैला होता है। ठीक ना, ये क्या होता है, कीटों विशेषकर किसके लिए, कीट लार्वा के लिए क्या होता है, विषैला होता है। जब कीट इस प्रोटीन को खाते हैं तो उनकी आंतों की दीवारें नष्ट हो जाती है और कीट मर जाते हैं। ठीक ना, ये क्या होता है, जो इस कीट कोई कीट है, इसको जो कपास को, जब ये बीटी कपास को खाता है तो इसमें क्या होता है कि उसमें उसके जो लार्वा होते हैं वो क्या होते हैं, दीवार जो होते हैं, आंत की दीवार, वो नष्ट हो जाते हैं। ठीक ना, लार्वा क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं और वो कीट क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, जिससे कपास हम लोग को पैदा होती है। कपास का मतलब जो रुई होती है ना, उसी को बोलते हैं। ठीक है, कपास। तो उसमें क्या होता है, देखे होंगे, जहरीला होता है पौधा, क्या होता है, जहरीला होता है, जो अरे वो आप लोग जानते होंगे। ठीक ना, तो यहाँ पर देखिए बीटी कपास, वैज्ञानिकों ने बीटी जीन, जो यह विषैला प्रोटीन बनाता है, ठीक ना, को कपास के पौधे में स्थानांतरित कर दिया। यानी कि जो ये बीटी कपास, इसका नाम कब पड़ा, ये पहले कपास था, फिर इसमें वैज्ञानिकों ने बीटी नाम का एक जीन उसमें डाल दिया और इसका नाम बीटी कपास पड़ गया। और बीटी जो था ये क्या था, बैसिलस, जो अभी हम बताए बैसिलस थुरिंजिनसिस, ये जो आपका जीवाणु था, यह कपास में जाकर के मतलब विष फैलाता था और विष फैलाने की वजह से यह जो कपास होता था वो विषैला हो जाता था। और जब जीवाणु उसके पत्तियों को खाते थे, जब उसको जीवाणु जब पत्तियों को खाते थे कोई मतलब कीट पौधे, तो वो कीट क्या हो जाते थे, मर जाते थे ना। तो यहाँ पर मैं स्थानांतरित कर दिया। ठीक है, वहां पर अब यह कपास का पौधा स्वयं ही बीटी टॉक्सिन बनाता है। ठीक ना, जो अब ये जो कपास का पौधा है, ये क्या करता है, स्वयं ही बीटी टॉक्सिन बनाता है। ठीक ना, जब कोई कीट, जैसे कपास की फसल का मुख्य कीट कौन है, अमेरिकन बोलवर्म है। ठीक ना, अमेरिकन क्या है, बोलवर्म है, इस कपास की पत्तियां या फल खाते हैं तो वह मर जाते हैं। ठीक ना, यानी कि यह बीटी कपास है, ये कपास का पौधा क्या बनाता है, एक बीटी टॉक्सिन बनाता है। ठीक ना, टॉक्सिन का मतलब ये एक जहर बनाता है और जब कोई इसको कीट खाता है, मुख्यकर अमेरिकन ये बोलवर्म है। ठीक ना, इस कीट का नाम है, मुख्य कीट है ये अमेरिका का, तो ये अमेरिकन बोलवर्म है, इसको जब खाता है तो वो क्या होता है, मर जाता है। ठीक है, आगे चलिए हम लोग। अब देखिए यहाँ पर टाइफाइड ज्वर पर टिप्पणी लिखिए। टाइफाइड ज्वर पर देखिए, टाइफाइड रोगजनक क्या है, साल्मोनेला टाइफी जीवाणु है। ठीक ना, जो टाइफाइड किसके कारण होता है, तो ये साल्मोनेला टाइफी जीवाणु के कारण होता है। ठीक ना, रोगजनक कौन है इसका, साल्मोनेला टाइफी जीवाणु है। और लक्षण इसका क्या है, रोगी के बदन तथा सिर में दर्द रहता है, 101 फ़ारेनहाइट तक बुखार भी रहता है। इसमें क्या होता है, 101 फ़ारेनहाइट तक बुखार रहता है। ठीक ना, टाइफाइड में तो इतना भी लिख सकते हैं, अन्यथा आप लोग सेट में देख सकते हैं, और भी सेट हम पढ़ाएं तो उसमें आया है, तो उसमें और ज्यादा लिखें। ठीक है, 3 का घ देखिए, समष्टि और समुदाय में अंतर बताइए। समष्टि और समुदाय में जब अंतर पूछेगा तो 1 2 3 अंतर लिखना जरूरी होता है, आप 3 कोई भी अंतर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए समष्टि या आबादी एक ही, ये समष्टि है। ठीक ना, समष्टि या आबादी एक ही जाति की जीवधारियों का वह समूह है जो किसी विशेष क्षेत्र में रहते हैं। ठीक ना, जो समष्टि या आबादी है, ये एक ही जाति के जीवधारियों का वह समूह होता है जो कि एक विशेष क्षेत्र में क्या करते हैं, आवास करते हैं, यानी रहते हैं। ठीक ना, समुदाय देखिए, किसी विशेष क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पौधों और जंतुओं की समष्टियों के समूह को समुदाय कहते हैं। क्या कह रहा है कि किसी विशेष क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पौधों और जंतुओं की समष्टियों के समूह को, इसमें समूह को लाया गया। ठीक ना, समूह को क्या कहते हैं, समुदाय कहते हैं। ठीक ना, जैसे मान लीजिए कोई पौधा है, समूह बना लिया, कोई जंतु है अपना समूह बना लिया अलग। ठीक ना, कोई जंतु अलग समूह बना लिया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, समुदाय बोलेंगे। ठीक है,
इसमें दूसरी पॉइंट है, समष्टि में केवल अंतर जाति संघर्ष होता है। ठीक ना, समष्टि में क्या होता है, जो अंतर जाति होती है वो क्या करती है, बहुत ही ज्यादा संघर्ष करती है। ठीक ना, इनमें अंतर जातीय संघर्ष होता है। इसमें क्या होता है, अंतर जाति, अंतर, इसमें अंतर है, इसमें अंतर जाति। ठीक ना, इसमें इनमें अंतर जातीय संघर्ष होता है। ठीक ना, तीसरी पॉइंट है, समष्टि अकेले जीवित नहीं रह सकती है, ये सभी लोगों के साथ लेकर के जीवित रहती है। ठीक है, उसके बाद समुदाय जीवित रह सकता है, ये अकेला भी जीवित रह सकता है, सभी लोगों के साथ भी जीवित रह सकता है। समष्टि, चौथी पॉइंट है, समष्टि संपूर्ण परितंत्र को प्रदर्शित नहीं करती है। जो समष्टि होती है ये संपूर्ण पूरे परितंत्र को सिस्टम को ये क्या करती है, प्रदर्शित नहीं करती है। ठीक ना, उसके बाद समुदाय परितंत्र को प्रदर्शित कर सकता है, ये पूरे परितंत्र को, पूरे सिस्टम को क्या कर सकता है, प्रदर्शित कर सकता है, दिखा सकता है, दिख सकता है। अब देखिए यहाँ पर तीसरे का अंग वाला क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र में मानव के महत्व को समझाइए। पारिस्थितिक तंत्र में क्या करना है, मानव के महत्व को समझाइए। ठीक ना, तो पारिस्थितिक तंत्र में मनुष्य एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि वह प्रकृति पर पूरी तरह निर्भर है। यानी कि जो मनुष्य है वह महत्वपूर्ण भूमिका कब निभाता है, कब निभाता है, मतलब भूमिका निभाता है पारिस्थितिक तंत्र में। ठीक ना, क्योंकि वह प्रकृति पर पूरी तरह से निर्भर है। जो हम लोग हैं ये क्या है, प्रकृति पर पूरी तरीके से क्या है, निर्भर है। क्यों, क्योंकि हम लोग जब तक अनाज नहीं उगाएंगे प्राकृतिक से तब तक खाएंगे नहीं कुछ। ठीक ना, तो यहाँ पर वही बात है, मनुष्य भोजन, पानी और कच्चे माल के लिए पारिस्थितिक सेवाओं पर निर्भर रहता है। वही मानवीय गतिविधियां भी पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करती है। ठीक ना, जो मनुष्य है वो मनुष्य जो है भोजन है, पानी है, कच्चे माल है, जो भी चीजें हैं वो प्राकृतिक से ही लेकर आता है। ठीक है, जिससे जैव विविधता का लक्षण होता है और प्राकृतिक संतुलन बिगड़ता है। इसलिए मानव और प्रकृति के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाना है, मानवीय गतिविधियों को नियंत्रित करना आवश्यक है। ठीक ना, जो मानवीय गतिविधियां हैं जो उनको क्या करना, नियंत्रित करना बहुत ही आवश्यक है। जैसे कि हम लोगों को प्रकृति को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए प्रदूषण है तो प्रदूषण को भी कम करना चाहिए, पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए। ठीक है, अपने यहाँ साफ सुथरा स्वच्छ रहना चाहिए, मतलब रखना चाहिए सभी जगह को। ठीक ना, तो ये जो हम लोग यहाँ पर जो नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि इसमें जो बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है और प्रदूषण के साथ साथ पेड़ पौधों को भी काटा जा रहा है। तो उसको जैसे अभी हाल में ही सुनाया गया है कि अरावली पर्वत जो है उसको भी खोदने का काम चालू हो गया है। ठीक ना, उसको रोकना बहुत ही जरूरी है, ये प्राकृतिक है। ठीक ना, ये प्राकृतिक चीज़ों को हमें छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब प्राकृतिक हम लोग को छेड़छाड़ करती है ना तो पूरा तहस नहस कर देगी। ठीक है, तो क्या है प्रश्न नंबर 4 का क देखिए, कह रहा है वाला, असंग जनन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। ठीक ना, असंग जनन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। उत्तर में लिखेंगे, कभी कभी पादप के जीवन चक्र लैंगिक जनन या युग्मक संलयन या अर्धसूत्री विभाजन की अनुपस्थिति में ही नए पादप का निर्माण हो जाता है। यह क्रिया असंग जनन कहलाती है। इसकी खोज विंकलर ने की थी। ठीक ना, यह 2 प्रकार का होता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, पादप के जीवन चक्र लैंगिक जनन या युग्मक संलयन या अर्धसूत्री विभाजन की अनुपस्थिति में ही नए पादप का निर्माण हो जाता है। ठीक ना, अर्धसूत्री विभाजन में ही क्या हो जाता है, नए पौधे का निर्माण हो जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, असंग जनन कहते हैं। ठीक ना, इसकी खोज किसने किया था, विंकलर ने किया था। किसने, विंकलर ने। यह 2 प्रकार का होता है। कौन सा, कायिक असंग जनन जिसमें आलू गन्ना आदि आता है, इसमें इसको क्या होता है, इसी के बीज को काट काट कर बोया जाता है। ठीक ना, उसी में जैसे इसमें कोई बीज नहीं होता है, इसमें बीज नहीं होता है, इसी को हम लोग क्या करते हैं, काट कर, आलू कैसे काट कर बो देते हैं, वो कैसे काट कर बो देते हैं, इसी को बोलेंगे कायिक असंग जनन। ठीक है, और अनिषेक बीजता है जो इसमें बीज आती है, जैसे नींबू हो गया, नागफनी हो गया। ठीक ना, जिसमें कांटेदार होता है। ठीक, यह देखिए 2026 में सेट नंबर 4 प्रश्न नंबर 6 का ख, ये उसमें भी पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक ना, सेट नंबर 4 में।
अब देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 का ख है, कह रहा है प्रश्न नंबर 4 का ख, न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं समझाइए। देखिए न्यूक्लियोसाइड ये बार बार क्वेश्चन आता है, 2024 में भी आया था, 25 में भी आया है और 2026 में भी आने का चांस है। तो यहाँ पर देखिए न्यूक्लियोसाइड एक आणविक संरचना है जो एक नाइट्रोजन युक्त क्षार और एक 5 कार्बन वाली शर्करा राइबोज या डीऑक्सीराइबोज से मिलकर बनती है, जो एक ग्लाइकोसिडिक बंधन द्वारा जुड़ी होती है। ये डीएनए और आरएनए जैसे न्यूक्लिक एसिड्स के निर्माण खंडों का एक हिस्सा होते हैं, लेकिन इनमें फास्फेट समूह नहीं होता है, ठीक ना। इनमें जो होता है फास्फेट समूह नहीं होता है और यह एक ग्लाइकोसिडिक बंधन द्वारा क्या होती है, जुड़ी होती है, ठीक ना। डीएनए और आरएनए जैसे न्यूक्लिक एसिड्स के निर्माण खंडों का एक हिस्सा होता है। डीएनए और जो आरएनए होता है एक न्यूक्लिक खंडों के ये क्या होता है, हिस्सा होता है और इसमें जो होता है फास्फेट समूह नहीं होता है, ठीक ना, फास्फोरस नहीं होता है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 4 का ग है, आनुवंशिक इंजीनियरिंग पर टिप्पणी लिखिए। आनुवंशिक इंजीनियरिंग पर टिप्पणी लिखिए। जीव की वह शाखा जिसके अंतर्गत डीएनए के अणु अथवा जीन्स को स्वेच्छापूर्वक काट छाट एवं मरम्मत करके जीवों के लक्षणों को परिवर्तित किया जाता है, जिससे उनमें नए लक्षणों को उत्पन्न किया जा सके या किसी रोग का उपचार किया जा सके, अनुवांशिकी अभियांत्रिकी कहलाती है, ठीक ना। अनुवांशिकी अभियांत्रिकी कहिए चाहे अनुवांशिक इंजीनियरिंग कहिए, ठीक ना, बात एक ही है। अनुवांशिक अभियांत्रिकी के पिता पॉल वर्ग थे, ठीक ना, कौन थे, पॉल वर्ग थे, इनका नाम था पॉल वर्ग। किसके पिता, अनुवांशिक इंजीनियरिंग जिसकी खोज की थी किसने की थी, पिता पॉल वर्ग ने की थी। किसने की थी, पॉल वर्ग ने, ठीक ना। अब देखिए प्रश्न नंबर 4 का घ है, ओपियाइड्स ड्रग क्या होती है समझाइए। ओपियाइड्स वे यौगिक हैं जो केंद्रीय और परिधीय तंत्रिका तंत्र तथा जठरांत्र मार्ग में मौजूद ओपियाइड्स रिसेप्टर्स से जुड़ते हैं, ठीक ना। ये क्या करते हैं, ये तंत्रिका तंत्र तथा जठरांत्र मार्ग में जो मौजूद ओपियाइड्स होते हैं उसे रिसेप्टर्स से जुड़ते हैं, ठीक ना। उसको जो रिसेप्ट करने वाले होते हैं उन्हीं से क्या होते हैं, जुड़ते हैं, ठीक है। अब देखिए ओपिओइड्स का उपयोग आमतौर पर दर्द निवारक के रूप में किया जाता है और दर्द से राहत के लिए और दस्त में भी दवा के रूप में दिया जाता है। हालांकि उन्हें अक्सर उत्साह पैदा करने वाली दवाओं के रूप में लिया जाता है। ओपिओइड्स उन आम दवाओं में एक है जिसका कैनाबिनोइड्स के साथ दुरुपयोग किया जाता है, ठीक ना। इसमें उन दवाइयों में से एक है जिसका दुरुपयोग के रूप में उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये एक मतलब समझ सकते हैं ड्रग्स टाइप है, ठीक ना। ओपिओइड्स और कोकेन को मादक पदार्थ के रूप में जाना जाता है, यानी कि ये कोकेन और ओपिओइड्स जो एक प्रकार का मादक पदार्थ के रूप में जाना जाता है, ड्रग्स के रूप में जाना जाता है। यह लत पैदा करता है, नशीली होती है दवा, ठीक ना। तो ये लत पैदा करने लगती है और अधिक मात्रा में सेवन घातक हो सकता है और अधिक मात्रा में इसका सेवन क्या हो जाता है, घातक हो सकता है, ठीक ना। यदि लंबे समय तक उपयोग के बाद उन्हें अचानक बंद कर दिया जाता है तो व्यक्ति को वापसी के लक्षण दिखाई दे सकते हैं, ठीक ना। यानी कि अगर लंबे समय तक हम लोग क्या करें, अगर उसका उपयोग करें और अचानक में बंद कर दें तो क्या हो जाता है, मनुष्य वापसी के लक्षण दिखाई दे सकते हैं, ठीक है, उस मनुष्य में, ठीक। अब देखिए प्रश्न नंबर 5 है, प्रश्न नंबर संख्या 5 है। 5 का क देखेंगे हम लोग, मानव के शुक्राणु की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए यह प्रश्न सेट नंबर 3 में 348 केजे के प्रश्न नंबर 4 क में हो चुका है, ठीक ना। ये जो शुक्राणु वाला है ये प्रश्न 3 के सेट नंबर 3 में हो चुका है। वो भी कौन सा प्रश्न, ये कोड मिलाइएगा 348 केजे और ये प्रश्न नंबर आप 4 का क देखिएगा भगा करके, ठीक ना, यानी कि स्किप करके देखेंगे वहां पर तो मिल जाएगा आपको। अब देखिए प्रश्न नंबर 5 का ख, अपूर्ण प्रभाविता के नियम को उदाहरण से समझाइए। अपूर्ण प्रभाविता का नियम, देखिए कुछ पौधों में एक लक्षण के 2 विपर्यासी रूपों में संकरण कराने पर F1 पीढ़ी में मध्यवर्ती लक्षण प्रकट होता है, ठीक है।
कह रहा है कि कुछ पौधे होते हैं, ऐसे होते हैं जिनके एक लक्षण के दो विपर्यासी रूपों में संकरण कराने पर F1 पीढ़ी में मध्यवर्ती लक्षण प्रकट होती है। यानी कि मान लीजिए टी है और कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, ठीक है। कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी अगर मान लीजिए है, तो जब दोनों का संकरण कराया जाएगा तो कैपिटल या स्मॉल टी में से कोई एक टी बनेगा। लेकिन इसमें जो होता है कि इसमें जो बीच वाला लक्षण होता है वही पैदा होता है, मध्यवर्ती लक्षण प्रकट होता है, ठीक ना। अर्थात दो विपरीत लक्षणों में से कोई भी पूर्णतया प्रभावी लक्षण नहीं होता। यानी कि दोनों कैपिटल टी स्मॉल टी में से कोई भी पूरी तरीके से उसमें प्रभाव नहीं दिखाता है, जो बीच वाला होता है वही दिखाता है, ठीक ना। प्रभावी लक्षण नहीं होता, दोनों लक्षण स्वयं के प्रदर्शित करते हैं। इस विशिष्टता को अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। इस विशिष्टता को हम लोग क्या कहते हैं? अपूर्ण प्रभाविता का नियम कहते हैं, ठीक ना। उदाहरण देखिए, स्पेंड्रेडम या एंटीरहिनम, ठीक ना, गिराविलिस, जलापा और ये क्या है, गलाबास, ठीक ना, गलाबास आदि। ये आप लोग गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं क्या होते हैं, ठीक ना, पौधे हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 5 का ग है, प्रतिजैविक किसे कहते हैं? इनका मानव जीवन में क्या महत्व है? प्रतिजैविक का महत्व भी बताना है, किसे कहते हैं ये भी बताना है। तो देखिए, प्रतिजैविक सूक्ष्मजीवों से स्रावित होने वाला एक रासायनिक पदार्थ है जो जीवाणुओं को नष्ट करके रोग जनकों को खत्म कर देता है, ठीक ना। जो प्रतिजैविक है ये क्या है? एक प्रकार का सूक्ष्मजीव होता है, ठीक ना। मतलब सूक्ष्मजीवों से ही क्या होता है, निकलता है, स्रावित होता है। वह एक रासायनिक पदार्थ होता है जो जीवाणुओं को नष्ट करके रोग जनकों को खत्म करता है। यानी कि जो जीवाणु होते हैं उनको नष्ट कर देता है और जो रोग होते हैं उनको भी क्या करता है, नष्ट करता है, ठीक ना। प्रतिजैविकों के उत्पादन में इन दो सूक्ष्मजीवों का इस्तेमाल किया जाता है। कौन कौन से? पेनिसिलियम नोटेटम और म्यूकर रेमोनियास, ठीक ना। किसका? पेनिसिलियम नोटेटम, म्यूकर रेमोनियास का उपयोग किया जाता है, ठीक ना। मानव जीवन में महत्व देखिए इसका, तो मानव जीवन में क्या महत्व है? तो संक्रमणों में बचाव, संक्रमणों में बचाव, इससे कैसे बचते हैं? देखिए, प्रतिजैविक विभिन्न जीवाणु संक्रमणों के उपचार और रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक ना। क्या है? जो प्रतिजैविक है वो विभिन्न जीवाणु संक्रमणों के उपचार और रोकथाम के लिए क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। जीवन रक्षक इनसे टाइफाइड, निमोनिया, तपेदिक यानी कि तपेदिक टीबी, ठीक ना, और मस्तिष्क ज्वर जैसे गंभीर रोगों का उपचार संभव हुआ है, जिससे जीवन काल में वृद्धि हुई है, ठीक ना। इससे देखिए, टाइफाइड, निमोनिया है, टीबी है, मस्तिष्क का ज्वर है, बुखार है, जो भी इतने गंभीर रोग इससे खत्म हुए हैं, ठीक। किससे? प्रतिजैविक से। और देखिए, उपचार संभव हुआ है जिससे जीवन काल में वृद्धि हुई है, और इससे क्या हुआ है? मनुष्यों के जीवन काल में वृद्धि हुई है। प्रश्न नंबर 5 का घ देखिए, कह रहा है कि चिकित्सा के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का क्या उपयोग है? चिकित्सा के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का क्या उपयोग है? अब देखिए यहाँ पर है, इसका आंसर नीचे है, ठीक ना। पहला लिखेंगे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी ने कई प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये वाला नहीं लिखना है, ठीक ना, जो ऐसे हम लोग घेर दिए इसको नहीं लिखना है। तो ये लिखना है आपको, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी ने कई प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो कौन से? पहला देखिए, जीनी चिकित्सा द्वारा अनुवांशिक रोग दूर किए जा सकते हैं। यानी कि जो इस चिकित्सा से क्या हुआ है, इस चिकित्सा से अनुवांशिक जो रोग होते हैं उनको, अनुवांशिक रोग का मतलब समझ रहे हैं, जो जेनेटिक्स, जो डीएनए के द्वारा पिता के द्वारा बेटे में जाता है, बेटे के द्वारा उसके बेटे में जाता है, उस प्रकार के रोग जो होते हैं उनको क्या होता है, खत्म किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है, ठीक ना। इस विधि के द्वारा अनेक प्रकार के टीकों का विकास भी किया गया। इस विधि के द्वारा अनेक प्रकार के टीका, यानी कि जो सुई होती है, जो टीके होते हैं, उनका उपयोग, विकास किया गया, यानी कि उसका निर्माण किया गया, ठीक है। पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी की सहायता से अत्यधिक प्रभावी व सुरक्षित दवाइयों का
व्यवसायिक उत्पादन संभव हो पाया है। यानी कि पुनर्योजित जो डीएनए प्रौद्योगिकी की सहायता से अत्यधिक प्रभावी व सुरक्षित दवाइयों का व्यवसायिक उत्पादन संभव हो सका है। यानी कि इसी के वजह से जो व्यावसायिक उत्पादन है वो भी संभव हो सका है, और जो दवाइयाँ हैं वो भी क्या हुआ है, संभव हो पाया है। ठीक है। और देखिए यहाँ पर आणविक निदान से रोग की शुरुआती अवस्था में ही पहचान संभव हो पाई है। यानी कि इसके निदान से, इनके आणविक निदान से जो रोग होता है कि कौन सा रोग है, ये शुरुआत में ही पता लगाया जा सकता है इसी की वजह से। ठीक ना। लास्ट पॉइंट है, मानव इंसुलिन का उत्पादन जीवाणु द्वारा किया जाता है। जो मानव इंसुलिन का उत्पादन होता है ये कैसे किया जाता है, जीवाणु द्वारा ही किया जाता है। अब देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 6 आता है। प्रश्नोत्तर संख्या 6 का क देखिए, रासायनिक उर्वरक तथा जैव उर्वरक में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक ना। अब देखिए इधर रासायनिक उर्वरक और इधर जैव उर्वरक लिखे हैं। ठीक, ये जीव होते हैं जो कि मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। जो जैव उर्वरक होता है एक प्रकार की ये जीव होते हैं। ठीक ना। ये जीव होते हैं जो क्या करते हैं कि मृदा की उर्वरता को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। ठीक। और इसमें देखिए ये संश्लेषित रसायन होते हैं जो कि मृदा में एक विशेष पोषक तत्व प्रदान करने हेतु मिश्रित किए जाते हैं। ठीक ना। ये क्या होते हैं, ये संश्लेषित रसायन होते हैं जो कि मृदा में एक विशेष पोषक तत्व प्रदान करने हेतु मिश्रित किए जाते हैं। ठीक है। अब देखिए ये मृदा को लगभग सभी पोषक तत्व प्रदान करते हैं, परंतु बहुत धीमी गति से। जो ये जैव उर्वरक होते हैं ये क्या करते हैं, मृदा को सभी प्रकार के पोषक तत्व होते हैं जो उनको ये प्रदान करते हैं, लेकिन धीमी गति से करते हैं। और इसमें देखिए ये मृदा का विशेष पोषक तत्व प्रदान करते हैं परंतु बहुत ही तीव्र गति से। ये जो होती है रासायनिक उर्वरक, जैसे हम लोग खाद का, यूरिया का, डाई का और भी दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, उनकी बात की जा रही है। ठीक ना। ये मृदा को विशेष पोषक तत्व प्रदान करते हैं परंतु बहुत ही तीव्र, बहुत ही तेजी गति से करते हैं। ठीक। और यहाँ पर मिट्टी की उर्वरता, तीसरी पर मिट्टी की उर्वरता को लंबे समय तक बनाए रखता है, मिट्टी की संरचना सुधारता है। ठीक ना। ये क्या करता है, मिट्टी की उर्वरता जो होती है ये लंबे समय तक बनाए रखता है और इनकी संरचना को सुधारता है। और इसकी तीसरी पॉइंट है, फसल को जल्दी और अधिक उत्पादन देता है। तीसरी पॉइंट, फसल को जल्दी और अधिक उत्पादन देता है। ठीक है। और देखिए प्रश्न नंबर 6 का ख। प्रश्न नंबर 6 का ख है, कह रहा है कि प्लाज्मिड क्या होता है, समझाइए। प्लाज्मिड यह जीवाणुओं में पाया जाने वाला अतिरिक्त गुणसूत्रीय आनुवंशिक पदार्थ होता है। यह मुख्य गुणसूत्र से छोटा है। इनमें स्वतः द्विगुणन की क्षमता पाई जाती है। यह प्रायः सभी जीवाणुओं की कोशिका में पाया जाता है। यह सभी जीवाणु कोशिका में पाया जाता है। जीवाणुओं के अतिरिक्त ये इष्ट, कवक तथा मटर की अपरिपक्व मूल कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ठीक ना। ये देखिए जो कवक होता है, जो इष्ट होता है, उस तथा मटर की अपरिपक्व मूल कोशिकाओं में भी क्या होता है, यह पाया जाता है। क्या, प्लाज्मिड। ठीक ना। प्लाज्मिड की बात कर रहे हैं। उदाहरण है देखिए, TI एक प्रकार का प्लाज्मिड है जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेकिसेंस नामक जीवाणु में पाया जाता है। ठीक ना। प्लाज्मिड शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेडरबर्ग ने 1952 में किया। प्लाज्मिड में स्थानांतरण की क्षमता पाई जाती है। यानी कि जो प्लाज्मिड होता है यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो सकता है। ठीक ना। इसमें स्थानांतरण की क्षमता पाई जाती है। प्रश्न नंबर 6 का ग है, पादप अनुक्रमण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। पादप अनुक्रमण वह प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके तरह किसी क्षेत्र में समय के साथ पौधे एक समूह से दूसरे समूह में बदलते हैं और अंत में एक स्थिर चरम समुदाय बनता है। यह प्रक्रिया या तो प्राथमिक अनुक्रमण से शुरू हो सकती है जिसमें किसी नए या नए क्षेत्र जैसे चट्टान या खुला पानी पर पौधे उगते हैं,
या द्वितीयक अनुक्रमण से जो किसी मौजूदा वनस्पति के नष्ट होने के बाद शुरू होता है, जैसे आग लगने के बाद। ठीक ना। अब यहाँ पर उदाहरण है जलक्रमक। तो यहाँ पर देखिए तालाब या झील जैसे जलीय वातावरण में पादप अनुक्रमण शुरू होता है। पहले फाइटोप्लैंक्टन उगते हैं, फिर पानी में डूबे पौधे, फिर तैरने वाले पौधे, फिर दलहनी पौधे और अंततः वृक्ष लगते हैं। ठीक ना, जो एक वन समुदाय बनाते हैं। इस प्रकार से पौधों का निर्माण होता है, उसके बाद वन बनते हैं। ठीक। प्रश्न नंबर 6 का घ, प्रतिरक्षा पर टिप्पणी लिखिए। प्रतिरक्षा पर टिप्पणी लिखना है। देखिए, प्रतिरक्षा तंत्र से प्राप्त वह क्षमता जो परपोषी की रोगजनक से लड़ने के लिए उत्तरदायी होती है, उसे ही प्रतिरक्षा कहते हैं। ठीक है ना। प्रतिरक्षा तंत्र से प्राप्त वह क्षमता जो परपोषी की रोगजनक से लड़ता है, लड़ने के लिए जो उत्तरदायी होती है, यानी कि लड़ते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिरक्षा कहते हैं। प्रतिरक्षा दो प्रकार की होती है, सहज प्रतिरक्षा, उपार्जित प्रतिरक्षा। ठीक ना। कौन कौन सी? सहज प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा दो प्रकार की होती है। अब देखिए हम लोग देखते हैं सहज प्रतिरक्षा। सहज प्रतिरक्षा एक प्रकार की अवशिष्ट रक्षा है जो जन्म के समय मौजूद होती है। यह प्रतिरक्षा हमारे शरीर में बाह्य कारकों के प्रवेश के सामने विभिन्न प्रकार के शोध खड़ा करने से हासिल होती है। ठीक ना। यह जो सहज प्रतिरक्षा है, यह प्रतिरक्षा एक प्रकार की क्या है? अविशिष्ट रक्षा है जो जन्म के समय मौजूद होती है। यह प्रतिरक्षा हमारे शरीर में बाह्य कारकों की प्रवेश के सामने विभिन्न प्रकार के शोध खड़ा करने की हासिल होती है। ठीक ना। यानी कि यह रोगों को रोकती है। ठीक ना। उसके बाद उपार्जित प्रतिरक्षा, यह प्रतिरक्षा जन्म के साथ प्राप्त नहीं होती। यह देखिए जन्म के साथ प्राप्त नहीं होती, इसे जन्म के पश्चात विभिन्न प्रकार से प्राप्त किया जाता है, इसलिए इसे उपार्जित प्रतिरक्षा कहते हैं। यह प्रतिरक्षा रोगजनक विशिष्ट होती है। ठीक ना। यह प्रतिरक्षा क्या होती है? रोगजनक। तो प्रश्न नंबर 7 यहाँ पर देखिए, आवर्त चक्र का सचित्र वर्णन कीजिए। आवर्त चक्र का क्या करना है? सचित्र वर्णन करना है। तो यहाँ पर देखिए यह प्रश्न सेट नंबर 1 में 348 के जिसका कोड है। अगर यह सेट नंबर 1 आप में नहीं होगा तो ये कोड मिलाइएगा 348 के। ठीक ना। के प्रश्न नंबर 7 का अथवा में हो चुका है। ठीक ना। ये क्वेश्चन एक बार और पूछ चुका है, जो पहले ही मैं करा चुका हूं इसको। ठीक ना। आप लोग सेट नंबर 1 में जाइए, वीडियो को स्किप करके भगा करके प्रश्न नंबर 7 का अथवा देख लीजिए, वन शॉट वीडियो में जाकर देख लीजिए। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन पूरा सोल्यूशन के साथ मिल जाएगा वहां पर। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आपका प्रश्न नंबर 7 का अथवा वाला आता है। प्रश्न नंबर 7 का अथवा देखिए क्या करा है कि एक प्रारूपिक बीजांड की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक ना। तो यहाँ पर एक संरचना हम बनाए हैं जो कि ये बीजांड का है। ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर बीजांड की संरचना पहले देखिए। बीजांड पुष्प के अंडाशय में पानी आने वाली छोटी छोटी रचनाएं हैं। इसके निम्नलिखित भाग होते हैं। इसके कितने भाग होते हैं? कई भाग होते हैं। जैसे बीजांड वृत्त हो गया, ठीक ना, नाभिक हो गया, अध्यावरण हो गया, ठीक ना, बीजांड द्वार हो गया, निभाग हो गया, भ्रूणकोश हो गया। तो इसमें भी जितने भी ये सब दिख रहा है, भ्रूणकोश है, अध्यावरण है, निभाग है, प्रतिमुख कोशिकाएं हैं, अंड कोशिकाएं, बीजांड द्वार है, तो ये नाभिका है और ये बीजांड वृंत है। ठीक ना। तो ये क्या है? इसके भाग हैं। ठीक ना। ये आप लोग फिगर इस प्रकार से आप लोग बना लीजिएगा फिगर। उसके बाद देखिए इसको हम लोग लिख लेंगे कि बीजांड वृंत क्या होता है। इसको हम लोग सभी को जानकारी के लिए लिखेंगे, क्योंकि ये प्रश्न नंबर 7 में पूछा हुआ है, यानी कि प्रश्न नंबर 7 का है, तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो समझ लीजिए आपको 1 या 2 पेज लिखना ही पड़ेगा। ठीक ना। तो बीजांड वृंत क्या है? बीजांड जिस संरचना से बीजांडासन द्वारा जुड़ता है वह बीजांड वृंत कहलाता है। ठीक ना। क्या कर रहा है कि बीजांड जिस संरचना से बीजांडासन द्वारा जुड़ता है वह बीजांड वृंत कहलाता है। अब देखिए जो बीजांड है, जो बीजांडासन द्वारा इसमें जुड़ रहा है, जो बीजांडासन द्वारा जुड़ रहा है, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? बीजांड वृंत कहेंगे। ठीक ना। ये बीजांड वृंत है। उसके बाद देखिए नाभिका।
बीजांड वृंत से जिस स्थान पर जुड़ता है वह भाग नाभिका कहलाती है। बीजांड वृंत जिस स्थान पर जुड़ता है, यहाँ पर जुड़ रहा है, तो ये क्या आपका हो गया, नाभिका हो गई। ठीक ना, यहाँ पर क्या हो गई आपकी, नाभिका हो गई। ठीक, तो इसको आप लोग नोट्स बनाते जाइए, आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक ना, आपके प्रश्न नंबर आपके 2026 में जो पेपर होने वाला है, ये वाला कितनी तारीख को आपका है, तो फरवरी में जो भी है आपका पेपर, ये जीव विज्ञान का, जिस दिन मैथ का होगा उसी दिन आपका जीव विज्ञान का होगा। ठीक है, अब देखिए अध्यावरण। अध्यावरण देखिए, बीजांड एक या एक से अधिक रक्षात्मक आवरण से घिरा होता है, जिसे अध्यावरण कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, अध्यावरण कहते हैं। जो आपका बीजांड होता है एक या एक से अधिक रक्षात्मक आवरण से घिरा होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अध्यावरण कहते हैं। तो ये क्या है, ये आपका अध्यावरण है। ठीक ना, ये क्या है, इससे घिरा हुआ है। ठीक ना, इससे घिरा हुआ है। तो इसको हम लोग इसमें कह रहा है कि बीजांड एक या एक से अधिक, जो आपका ये बीजांड है, या बीजांड एक या एक से अधिक इस प्रकार से आवरण से घिरा होता है, रक्षात्मक, इस प्रकार से रक्षात्मक आवरण से, यहाँ पर देखिए नहीं दिख रहा था, रक्षात्मक आवरण है। ठीक है, इस प्रकार से ये जो आवरण लगा हुआ है, ये एक प्रकार का रक्षात्मक आवरण है। तो ये बीजांड क्या होता है, ये घिरा रहता है। ठीक ना, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अध्यावरण बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, अध्यावरण हो गया। देखिए सूरजमुखी गेंदा में एक आवरण होता है। जैसे सूरजमुखी का फूल आप लोग देखे होंगे और गेंदा का फूल आप लोग देखे होंगे। ठीक ना, उसमें क्या होता है, एक प्रकार का आवरण होता है। जो ऊपर फूल आपको दिखता है वो आवरण है। ठीक ना, अंदर जाएंगे तो उसमें बीज मिलता है। ठीक ना, बीज होता है, तो वही बीजांड होता है। तो वो क्या होता है, ऊपर का जो फूल है ये वही क्या है, अध्यावरण है। ठीक है, परंतु चंदन आवरण विहीन होते हैं। जो चंदन होते हैं वो क्या होते हैं, आवरण विहीन होते हैं, अध्यावरण विहीन होते हैं। ठीक ना, अब देखिए चौथी पॉइंट है कि बीजांड द्वार। अध्यावरण एक स्थान को छोड़कर शेष पूरे बीजांड को घेरे हैं। इस छूटी हुए स्थान को बीजांड द्वार कहते हैं। ठीक ना, देखिए यहाँ पर आपको मैं दिखाऊं कि जो अध्यावरण है ये आपका अध्यावरण है, जो लाइनिंग की गई है ये गोल सा इस प्रकार से, ये अध्यावरण है। ठीक है, अब इस स्थान को छोड़ दिए, ये स्थान क्या है, ये स्थान छूटा हुआ है। ठीक ना, ये स्थान छूटा हुआ है, इस स्थान को छोड़कर ये सभी तरफ ये घेरे हुए हैं। ठीक ना, तो इसी छूटे हुए स्थान को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी क्या बोलते हैं, बीजांड द्वार बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया बीजांड द्वार कहते हैं। उसके बाद देखिए निभाग। निभाग देखिए, बीजांड द्वार के ठीक विपरीत खाली स्थान को निभाग कहते हैं। बीजांड द्वार के ठीक विपरीत खाली स्थान है। देखिए ये बीजांड द्वार था, अब इसके एकदम विपरीत यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जो ये खाली स्थान दिख रहा है इस प्रकार से, ये खाली स्थान, यही क्या है आपका निभाग है। ठीक है, ये क्या आपका निभाग होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? एकदम सरल है जी, कोई कुछ नहीं इसमें। यहाँ पर देखिए भ्रूणकोश क्या है, बीजांड काय के मध्य में एक गोल या अंडाकार संरचना दिखाई पड़ती है, जिसे हम लोग भ्रूणकोश कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं, भ्रूणकोश कहते हैं। देखिए कह रहा है कि बीजांड काय के मध्य में, ये बीजांड काय है, ये बीजांड काय, ये देखिए ये क्या है, ये बीजांड काय है। ठीक ना, ये बीजांड काय के मध्य में क्या है, देखिए इस प्रकार से एक गोल अंडाकार संरचना, ये देखिए गोल अंडाकार है ना, ये संरचना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भ्रूणकोश बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, भ्रूणकोश बोलेंगे। उसके बाद देखिए इसमें निभाग की ओर 3 कोशिकाएं होती है, जिन्हें प्रतिमुख कोशिका कहते हैं। ठीक ना, इनमें क्या होती है, 3 कोशिकाएं होती है, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिमुख कोशिका कहते हैं। मध्य में 2 ध्रुवी केंद्रक होते हैं और बीजांड द्वार की ओर 2 सहायक कोशिका है। ठीक ना, वह एक अंड कोशिका होती है। ठीक ना, 2 सहायक कोशिकाएं होती हैं और एक अंड कोशिका होती है। ठीक है, इसी में अब आगे चले हम लोग, फिगर आप लोग बना लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या आपका 8 है। कह रहा है कि जीवन की उत्पत्ति से संबंधित ओपेरिन के सिद्धांत को समझाइए। ठीक ना, ओपेरिन ये बार बार क्वेश्चन आता है, तो इसको भी आप लोग इंपोर्टेंट लगाकर रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए सन 1936 में इनकी पुस्तक ओरिजिन ऑफ लाइफ में इस परिकल्पना की व्याख्या की इंग्लैंड के वैज्ञानिक
हेल्डेन ठीक ना, जेबीएस हेल्डेन 1929 ने भी, मतलब ये जो वैज्ञानिक है उन्होंने भी ऐसा ही परिकल्पना दी थी। इस परिकल्पना के अनुसार आज से करोड़ों वर्ष पहले, मतलब कई साल पहले, हमारी आदिकालीन पृथ्वी पर इस प्रकार की दशाएं थीं कि विशेष भौतिक रासायनिक क्रियाओं से नए नए अकार्बनिक व कार्बनिक यौगिक बने। ठीक ना, ये आज की बात नहीं है, बहुत साल पहले की बात की जा रही कि बहुत साल पहले भी ऐसी क्रियाएं होती थी, भौतिक क्रियाएं, रासायनिक क्रियाएं, जिनसे क्या बनता था, अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिक बनते थे। ठीक ना, इन यौगिकों के विशिष्ट रूप में संगठित एवं संघनित होने पर जटिल यौगिक बने और फिर अजीब कार्बनिक यौगिकों से एक ऐसी संरचना का निर्माण हुआ जिसमें जीवन के लक्षण विद्यमान थे। इसे ओपेरिन सिद्ध भी कहते हैं। ठीक ना, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ओपेरिन का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक ना, इसका ओपेरिन का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक ना, उसके बाद देखिए, फर्स्ट है रासायनिक विकास या कीमोजेनी। ठीक ना, रासायनिक विकास या कीमोजेनी। और दूसरा है जैव विकास या बायोजेनी। ठीक ना, अब देखिए इसमें रासायनिक विकास, प्रथम चरण सरल अणुओं का निर्माण। आदि यानी कि आदि पृथ्वी के वायुमंडल में पराबैंगनी किरणों, सौर विकिरण और उच्च ताप ऊर्जा के स्रोत थे। जो प्रथम चरण में था वो आपका आदि यानी कि आदि पृथ्वी के वायुमंडल में पराबैंगनी किरणों, सौर विकिरण और उच्च ताप ऊर्जा के स्रोत थे। ये कार्बन प्लस हाइड्रोजन, ये मतलब मिलकर के मीथेन बना, नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिला, अमोनिया बना, ऑक्सीजन हाइड्रोजन मिला तो जल बना। ठीक ना, इसका निर्माण आपको पता होगा कि कार्बन हाइड्रोजन जब मिलता है तो मीथेन बनता है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन का मिलन अमोनिया बनता है और ऑक्सीजन हाइड्रोजन का मिलन होता है तो जल का निर्माण होता है। ठीक है, जल से पृथ्वी ठंडी होती गई, यानी कि आपको पता है कि पृथ्वी बहुत ही ज्यादा गर्म थी और अंदर से अभी भी बहुत ही ज्यादा गर्म है। ठीक ना, जल से पृथ्वी ठंडी होती गई। पृथ्वी के और ठंडी होने पर मीथेन के बहुलीकरण से इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इथिलीन, एसिटिलीन आदि संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बने। ठीक है, किसके, जो पृथ्वी ठंडी होती गई और मीथेन के जब बहुलीकरण कराया गया तो उससे इथेन बना, प्रोपेन बना, ब्यूटेन बना, एथिलीन बनी, एसिटिलीन बनी आदि संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनते गए। द्वितीय चरण में देखिए, द्वितीय चरण में क्या हुआ, द्वितीय चरण में सरल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण। हाइड्रोकार्बन का जल वाष्प के साथ संयोग करने पर एल्कोहल, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एवं कार्बनिक अम्ल के सरल अणु बने। बाद में इनके संघनन, बहुलीकरण व ऑक्सीकरण से सरल शर्कराएं, ग्लिसरॉल, वसा अम्ल व एमिनो अम्ल बने। ठीक ना, तो इसमें देखिए द्वितीय चरण में क्या हुआ कि जब हाइड्रोकार्बन और जलवाष्प के साथ संयोग कराने पर किया गया तो इसमें आपका एल्कोहल बना, एल्डिहाइड बना, कीटोन बने, कार्बनिक अम्ल भी बने। ठीक ना, तो इस प्रकार से इनका संघनन और बहुलीकरण और ऑक्सीकरण भी कराया गया तो उसमें ग्लिसरॉल, वसा अम्ल, इस प्रकार से एमिनो अम्ल भी बने। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर हम लोग चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर तीसरा चरण, ये आपको सारा नोट करना है। ठीक है, ये नोट करना है चरण। तीसरा चरण है जटिल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण। रसायन संश्लेषण द्वारा बने विभिन्न कार्बनिक यौगिक जैसे शर्कराएं है, ग्लिसरॉल है, एमिनो अम्ल, वसा अम्ल, प्यूरिन्स व पिरिमिडिन्स के रूप में जुड़कर जटिल आदि बहुत से यौगिक समुद्र के जल में गर्म सूप की तरह उबलते रहे। ठीक ना, और ये आपस में मिलकर पॉलीमर जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन्स, न्यूक्लियोआइड्स व न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक ना, आदि का निर्माण किया। तो इनका ऐसे ही निर्माण हुआ। ठीक ना, चौथा चरण देखिए, न्यूक्लियो प्रोटीन का निर्माण। देखिए, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्लों के संयोग से जटिल न्यूक्लियो प्रोटीन अणु बने। कुछ न्यूक्लियो प्रोटीन्स के अणु
समुद्र की गर्म सूप में उपस्थित विभिन्न कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थों से अपने समान न्यूक्लियोप्रोटीन बनाने लगे। न्यूक्लियोप्रोटीन में अपनी प्रतिलिपि बनाने की क्षमता ही जनन का आरंभ था। इसी अनुलिपीकरण कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? अनुलिपीकरण कहते हैं। बायोजिनी देखिए, बायोजिनी देखिए 5वां चरण बायोजिनी में आता है। तो कोएसर्वेट्स तथा प्रथम कोशिका का निर्माण। ठीक है, कोयलाइट्स आद्य सागर के गर्म सूप में कार्बनिक पदार्थों के अणुओं के इकट्ठा होने से बड़े कोलाइडी कण बने होंगे। विशेषकर प्रोटीन के अणुओं पर विद्युतावेश होने के कारण ये एक साथ इकट्ठे होकर अघुलनशील बूंदों के रूप में व्यवस्थित हो गए। इस प्रकार बने कोलाइडी तंत्र या बूंदों को सिडनी एफ फॉक्स या प्रोटीनाइड माइक्रोस्फीयर्स कहा। ठीक ना, इनको क्या कहा गया? एफ फॉक्स या प्रोटीनॉइड माइक्रोस्फीयर्स कहा गया। ठीक है, दूसरा है कोएसर्वेट्स। कोएसर्वेट देखिए विरोधी विद्युतावेशी कोलाइडी बूंदों के इकट्ठा होने से और अधिक बड़े कोलाइडी तंत्र बने। ओपेरिन ने इन्हें कोएसर्वेट्स कहा। उन्होंने जिलेटिन, गोंद आदि से कृत्रिम कोएसर्वेट्स बनाए। ठीक ना, जो ओपेरिन थे वो क्या किए कि जो जिलेटिन थी और जो गोंद थे उन्हीं से क्या बनाए? कोएसर्वेट्स बनाए। ठीक ना, अब देखिए यहाँ पर है छठा चरण आद्य जीवों में पोषण विधियों का विकास। ज्यों ज्यों कार्बनिक यौगिक उपयोग में आते गए समुद्र में इनकी कमी होती गई। यानी कि जैसे जैसे कार्बनिक चीजों का हम लोग उपयोग करेंगे तो जितना उपयोग करेंगे तो उतना तो कम होता जाएगा ना। तो इसमें जितना उपयोग किया गया उनकी कमी होती गई। अतः अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए आद्य कोशिकाओं में निम्नलिखित पोषण विधियों का विकास हुआ। जैसे परजीविता, मृतजीविता, जैसे क्या है? परजीविता, मृतजीविता, प्राणी सदृश, रसायन संश्लेषण, इस प्रकार से वो अपने क्या किए? विकास किए। ठीक है, अब देखिए ये 7वां चरण है। 7वां चरण देखिए आधुनिक वायुमंडल का निर्माण। प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप आद्य वायुमंडल में ऑक्सीजन मुक्त हुई। सन 1966 में अफ्रीका में 3.2 अरब वर्ष पुरानी चट्टानों से वायुमंडल में मुक्त ऑक्सीजन आ जाने से जीवन की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। ठीक है, कितना कर रहा है? 3.2 अरब वर्ष पुरानी, यानी कि इतने साल पुरानी जो चट्टान थी वहां से जो ऑक्सीजन आए वायुमंडल में, मुक्त ऑक्सीजन आ जाने से क्या हुआ? जीवन की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण परिवर्तन, बहुत ही ज्यादा परिवर्तन हुए। ठीक है, 8वां चरण और लास्ट चरण है। देखिए सुकेंद्रकीय कोशिकाओं का उद्भव। वायुमंडल में मुक्त ऑक्सीजन के एकत्रित होने पर कुछ आदि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ऑक्सीशोषण या वायवीय शोषण का आरंभ हुआ। लगभग 1.5 अरब वर्ष पहले पूर्व केंद्रकीय कोशिकाओं से सुकेंद्रकीय या यूकैरियोटिक कोशिकाओं का उद्भव हुआ। इनसे एक कोशिकीय जीवों का विकास हुआ। इनसे क्या हुआ? एक कोशिकीय जीवों का विकास हुआ। तो ये आपका प्रश्न नंबर 8 था। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 8 का अथवा वाला। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 का अथवा वाला देखिए। हाँ सही है, प्रश्न नंबर 8 ही था, तो ये अथवा वाला देखिए। फिर 9 बचा है। अब देखिए निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। किस पर? वर्णांधता पर और थैलीसीमिया पर। ठीक ना, तो वर्णांधता क्या है? देखिए यह प्रश्न सेट नंबर 4 में 348 के प्रश्न 7 में हो चुका है। वर्णांधता एक आनुवंशिक रोग होता है, जेनेटिक्स रोग होता है। ठीक ना, यह बार बार क्वेश्चन आता है। वर्णांधता और हीमोफीलिया है। ठीक ना, दो ये अनुवांशिक रोग हैं और ये बार बार पूछे जाते हैं। तो वर्णांधता आप लोग सेट नंबर 4 में जाकर के प्रश्न नंबर 7 देख लीजिएगा। कोड आप लोग मिलाकर जाइएगा 348 के में 1 वीडियो में जाइए, भगाकर स्किप करिए, प्रश्न नंबर 7 में जाइए और देख लीजिए। ठीक है, बढ़िया से वहां पर समझाए भी है और बढ़िया से आपको वीडियो में दिख जाएगा। ठीक ना, अब देखिए यहाँ पर थैलीसीमिया देखते हैं।
थैलीसीमिया एक रक्त विकार है, यह वंशानुगत होता है, यानी एक माता पिता से बच्चों में जीन के जरिए पहुंचता है। इसका मतलब समझ रहे हैं, जो थैलीसीमिया है ये भी आनुवंशिक रोग है, ठीक ना। यानी कि अगर पिता को है, माता को हो, तो उसके पुत्र को भी होगा, ठीक ना। यही होता है आनुवंशिक रोग। जैसे कि वर्णांधता हो गया, थैलीसीमिया हो गई, हीमोफीलिया हो गई। वर्णांधता में क्या होता है कि आप लाल और हरा रंग की पहचान नहीं कर पाएंगे, इसको बोलते हैं वर्णांधता। और आप लोग रेलवे में नौकरी नहीं कर पाएंगे, ये रोग रहता है तब, ठीक है, क्योंकि उसमें हरा और लाल दिखाना रहता है। तो हरा लाल का जब आप पहचान नहीं कर पाएंगे तो वहां पर टेस्टिंग जब होगी तो आपको निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए थैलीसीमिया जो है, थैलीसीमिया एक रक्त विकार है, यह एक रक्त विकार रोग है, यानी कि जो अपने मतलब पिता के खून से पुत्र के खून में जाता है, ठीक ना। जीन में ऐसी जानकारी होती है जो कई चीजों को प्रभावित कर सकती है, जैसे कि लोग कैसे दिखते हैं और क्या उन्हें कुछ बीमारियां हो सकती है। थैलीसीमिया के कारण शरीर में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन सामान्य से कम हो जाता है। यानी कि इस जो ये थैलीसीमिया रोग है, अगर ये रोग किसी को है तो उसमें जो हीमोग्लोबिन होता है वो क्या होता है, जो नॉर्मल मनुष्य में होता है ना, उससे उसका हीमोग्लोबिन क्या होगा, कम होगा, ठीक ना। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में मौजूद होता है और लाल रक्त कोशिकाओं को ऑक्सीजन ले जाने में मदद करता है, ठीक है। पर्याप्त हीमोग्लोबिन या लाल रक्त कोशिकाओं की कमी से एनीमिया नामक स्थिति हो सकती है। इससे आपको थकान और कमजोरी महसूस हो सकती है, ठीक है। इससे क्या होता है, थकान होने लगती है और आपको कमजोरी महसूस होने लगती है। प्रश्न उत्तर संख्या 9 आ गया है आपका। आनुवंशिक पदार्थ की खोज, आनुवंशिक पदार्थ की खोज पर एक निबंध लिखना है। निबंध लिखना है, देखिए पहले हम लोग हेडिंग लगाएंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना में क्या लिखेंगे, हर जीव अपने गुण अपने माता पिता से प्राप्त करता है। सर्वप्रथम ये आपको लिखना है कि जो सभी जीव होते हैं वो क्या करते हैं कि जो गुण होता है उनका, वो पहला गुण अपने माता पिता से ही लेते हैं। हर जीव अपने गुण अपने माता पिता से प्राप्त करते हैं, यानी कि कोई किसी का बेटा है तो उसके पिता पर जाएगा, चाचा पर जाएगा, ठीक ना, उसके माँ अपने माँ पर जाएगा, तो मतलब किसी पर भी जाए तो ये क्या होता है, गुण का मतलब यह देखिए, हर जीव अपने गुण अपने माता पिता से प्राप्त करते हैं, ठीक है। यह गुण किस प्रकार एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचते हैं, यह प्रश्न लंबे समय तक वैज्ञानिकों के लिए रहस्य बना रहा, ठीक ना। यह जो गुण होता है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक कैसे पहुंचते हैं, तो यही क्या था, एक प्रश्न था जो वैज्ञानिकों के लिए लंबे समय तक रहस्यमय था, ठीक ना। ये बहुत ही रहस्यमय क्वेश्चन था कि जो गुण होता है, जो पिता का गुण पुत्र में कैसे चला जाता है, ठीक ना। इस प्रकार से जो गुण होता है, ये गुण मतलब ये क्वेश्चन था, उनको एकदम परेशान किया हुआ था। तो इस रहस्य का समाधान तब हुआ जब आनुवंशिक पदार्थ की खोज हुई। इसका कब समाधान हुआ, जब आनुवंशिक पदार्थ की क्या हुई, खोज हुई। अब देखिए खोज की यात्रा यहां से शुरू होती है, खोज, ठीक ना, ध्यान से देखिए। ग्रेगर मेंडल का योगदान था, जो मेंडल का आप लोग नियम पढ़ते होंगे हमेशा, तो ग्रेगर मेंडल का योगदान देखिए 1866 में मटर के पौधों पर प्रयोग कर मेंडल ने यह सिद्ध किया कि गुण सूत्रों के रूप में माता पिता से संतान तक पहुंचते हैं, बाद में इन्हें जीन कहा गया, ठीक ना। जो गुण होते हैं वो सूत्रों के रूप में इकाई, एक छोटी सी इकाई जिसे जीन कहते हैं, उसी के थ्रू क्या करता है कि माता पिता से पुत्र में पहुंचता है, जिसे हम लोग क्या कहें, जीन कहते हैं, ठीक ना। जिसे क्या कहते हैं, जीन कहें, जिसे हम लोग बाद में क्या कहें, उसको जीन कहा गया, ठीक ना। किसने खोज की, मेंडल ने। किसने, ग्रेगर वार मेंडल ने, ठीक ना। आगे चले। अब देखिए यहाँ पर फ्रेडरिक माइसर देखिए 1869 में आए। उन्होंने श्वेत रक्त कोशिकाओं के नाभिक में एक विशेष पदार्थ की खोज की जिसे उन्होंने न्यूक्लियन कहा। यही आगे चलकर डीएनए कहलाया, ठीक ना। डीएनए
अब देखिए जो फ्रेडरिक माइसर थे 1969 की बात है, 1869 की बात है। उन्होंने श्वेत रक्त की कोशिकाओं में बीच में जो नाभिक, नाभिक किसे कहते हैं, जो बीच वाला हिस्सा होता है उसी को नाभिक कहते हैं, ठीक ना। तो नाभिक में एक विशेष पदार्थ की खोज की, उस पदार्थ को क्या कहा गया, न्यूक्लिन कहा, और हम लोग क्या कहते हैं, डीएनए कहते हैं, ठीक ना। उसी को बाद में हम लोग आगे चल करके मॉडिफाई कर दिए सब लोग, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डीएनए बोलते हैं, ठीक ना। उसके बाद आए ग्रिफिथ। ग्रिफिथ का प्रयोग 1928 में आया। उन्होंने जीवाणुओं पर प्रयोग कर यह बताया कि कोई परिवर्तनीय सिद्धांत जीवाणुओं को गुण प्रदान करता है, ठीक ना। इन्होंने क्या बताया कि ऐसा कोई एक जीवाणु है जो परिवर्तन करते, मतलब बच्चे पैदा होते हुए ये क्या करता है, परिवर्तन सिद्धांत है जो जीवाणुओं को गुण प्रदान करता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एवरी मैकलियोड और मैकार्टी का कार्य, ठीक ना, 1944 में इनका कार्य हुआ। उन्होंने सिद्ध किया कि वही परिवर्तनीय सिद्धांत वास्तव में डीएनए, ठीक ना। इन्होंने भी वही चीज कहा था कि कोई परिवर्तनीय जीवाणु है जिनको गुण प्रदान करता है, लेकिन ये आए एवरी मैकलियोड और मैकार्टी का जो कार्य था ये भी खोज किए, तो इनको भी वही मिला, तो इनको नाम दिया गया डीएनए। जो ये डीएनए फ्रेडरिक माइसर ने ये पहले ही बता दिए थे, ठीक ना। तो यही दोनों उनका भी खोज किए, तो मतलब उन्हीं का ये है, ये भी वही चीजें कर रहे थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर है हर्शी और चेस का प्रयोग 1952 में वायरस और बैक्टीरिया पर प्रयोग कर उन्होंने अंतिम रूप से सिद्ध कर दिया कि आनुवंशिक पदार्थ डीएनए ही है। हर्शी और चेस ये दोनों मिले और दोनों मिल करके वायरस और बैक्टीरिया पर प्रयोग किया। उन्होंने अंतिम रूप से सिद्ध किया कि आनुवंशिक पदार्थ कुछ और नहीं है, क्या है, डीएनए है, ठीक ना। और देखिए छठी पॉइंट है वाटसन और क्रिक का। वाटसन और क्रिक 1953 में उन्होंने डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना प्रस्तुत की, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि डीएनए कैसे अपनी प्रतिलिपि बनाता है और गुणों को आगे बढ़ाता है, ठीक ना। तो वाटसन और क्रिक ने डबल हेलिक्स की संरचना की खोज की। इससे ये पता चला कि जो डीएनए है वो डीएनए कैसे प्रतिलिपि बनाता है और एक से दूसरे में ये कैसे ट्रांसफर होता है, ठीक ना, गुण को कैसे ट्रांसफर करता है, ठीक ना। महत्व तो देखिए इसका, चिकित्सा में आनुवंशिक रोगों का निदान और उपचार संभव हुआ। कि आनुवंशिक रोग समझ रहे हैं, जो अभी मैं बताया, जो जेनेटिक्स रोग थे, आनुवंशिक रोग थे, उनको ये आनुवंशिक रोगों का निदान और उपचार संभव हुआ, ठीक ना। कृषि में उच्च गुणवत्ता वाली फसलें और रोग प्रतिरोधी पौधे विकसित किए गए। फॉरेंसिक विज्ञान में डीएनए परीक्षण अपराधियों की पहचान में सहायक हुआ, ठीक ना। जैव प्रौद्योगिकी में जीन इंजीनियरिंग और क्लोनिंग जैसी तकनीकें विकसित हुई, ठीक ना। तो यहां तक आप लोग छापिए। अब उसका अंत भी लिखना पड़ेगा, यानी कि उपसंहार जिसे कहते हैं, उपसंहार भी लिखना पड़ेगा। देखिए आनुवंशिक पदार्थ की खोज ने जीव विज्ञान को नई दिशा दी और मानव समाज को अपार लाभ पहुंचाया, ठीक ना। आज यह जिस उन्नत वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं उसमें डीएनए और आनुवंशिकी का योगदान सबसे महत्वपूर्ण है। यह खोज भविष्य में भी चिकित्सा और मानव कल्याण के नए द्वार खोलती रहेगी, ठीक ना। ये जो खोज है ये चिकित्सा और मानव के कल्याण के नए द्वार खोलती रहेंगी, ठीक है। प्रश्न नंबर 9 का अथवा है, ये एक सेट का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए जैव विविधता से आप क्या समझते हैं, इसको कैसे संरक्षित किया जा सकता है। तो जैव विविधता देखिए किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र एवं वातावरण में पारस्परिक निर्भरता तथा अन्योन्य क्रियाएं करते हुए पादपों, जंतुओं एवं सूक्ष्म जीवों की विभिन्न जातियों स्वभाव, संरचना, आकार एवं आकृति में भिन्न का पाया जाना जैव विविधता कहलाता है, ठीक ना। एडवर्ड ओ विल्सन को जैव विविधता का जनक कहा जाता है, ठीक है। किसको? एडवर्ड ओ विल्सन को जैव विविधता का जनक कहा जाता है। ये बात आप लोग कान खोलकर सुन लीजिए, याद रहना चाहिए, ठीक है। एडवर्ड ओ विल्सन को जैव विविधता का जनक कहा जाता है। किसे? एडवर्ड ओ विल्सन को, ठीक ना। संरक्षण की विधियां देखिए, संरक्षण की विधियां स्वस्थानीय संरक्षण, ऐसा संरक्षण जिसमें जैव विविधता का प्राकृतिक आवासों जैसे वनों, चारागाहों तथा मैदानों में ही संरक्षण किया जाता है, स्वस्थानीय संरक्षण कहलाता है।
इस संरक्षण में इस प्रकार के उपाय किए जाते हैं कि जीवों को वे सभी सुविधाएं प्रदान की जाए, सभी सुविधाएं क्या की जाए, प्रदान की जाए, ठीक है, जिससे वे बिना संघर्ष किए अपनी संख्या को बढ़ा सकें। स्वस्थानीय संरक्षण जैसे विविधता को बचाए रखने का सबसे अच्छा तरीका है। जो ये आपका जैव विविधता, ये जो स्वस्थानीय संरक्षण है, यह जैव विविधता को बचाने का सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है। दूसरे पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे बाह्य स्थानीय संरक्षण, ठीक ना। एक तो स्वस्थानीय संरक्षण था, एक यह बाह्य स्थानीय संरक्षण। देखिए, इस संरक्षण में संकटोपन्न जीवों तथा पादपों की उनके प्राकृतिक आवास से अलग एक विशेष स्थान पर अच्छी देखभाल की जाती है तथा सावधानी पूर्वक संरक्षित किया जाता है। इस संरक्षण के अनेक तरीके हो सकते हैं, यानी कि जो बाह्य स्थानीय संरक्षण है इसमें अनेक प्रकार के तरीके हो सकते हैं, ठीक ना। जैसे आप लोग जानते हैं कि अभ्यारण्य करके, ठीक ना, यानी कि जैसे कि चिड़ियाघर बना करके इस प्रकार से इस संरक्षण में संकटोपन्न जीवों तथा पादपों की उनके प्राकृतिक आवास से अलग एक विशेष स्थान पर अच्छी देखभाल की जाती है, ठीक ना। इसमें एक अच्छी देखभाल की जाती है तथा सावधानी पूर्वक संरक्षित, इसमें कोई किसी को नहीं खा पाता है, इसलिए यह सुरक्षित स्थान माना जाता है बाह्य स्थानीय संरक्षण, ठीक ना। तो दो प्रकार से हम लोग संरक्षित कर सकते हैं, स्व स्थानीय संरक्षण द्वारा और बाह्य स्थानीय संरक्षण द्वारा, ठीक ना। तो यह सेट आपका जो ये सेट खत्म हुआ। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए 746000122763 इस नंबर पर आप लोग क्या करें, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, जो मन करे वो कर सकते हैं, टेलीग्राम भी कर सकते हैं, ठीक ना। अगर आपको पीडीएफ खरीदना है तो आप लोग पीडीएफ खरीद सकते हैं। 2020 से लेकर के 2025 तक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपको मिल जाएगा। थैंक यू, बाय बाय फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।